सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल रेडी स्पार्क। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया। सो देखो, फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए हैं, नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म क्या होती है? अपने देश के लिए भावना, देश के लिए प्रेम भावना, ठीक है। बेसिकली पेट्रियटिज्म ही नेशनलिज्म है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कैसे यूरोप भर में नेशनलिज्म फैला, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म फैला, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन। बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे एंड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बस ध्यान से पढ़िएगा। सो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। सो आपको पता है दैट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक ऐसी सिचुएशन बनाई थी जिस पे हमारा इंडिया बहुत हार्ड टाइम से गुजरा था। तो क्या क्या उन्होंने ब्रिटिश के लोगों ने किया और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। क्योंकि वॉर के लिए लोन्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा ये हो गया दैट सर्ज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है बच्चे, अब इंडिया के लोगों को, आपको पता है ब्रिटेन कैसे डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो ब्रिटिश इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती वॉर में भेज रहे थे कि वो उनकी तरफ से लड़े। तो अब कोई भी ये नहीं चाहेगा ना कि वो अपने दुश्मन के लिए लड़े। सो इसलिए फोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी थी। ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल अगर आज मैं बात कर रही हूँ हरियाणा से, तो हरियाणा से पंजाब जाने में मुझे टैक्स, फिर पंजाब से दिल्ली जाऊंगी फिर टैक्स, तो ऐसे हर जगह में टैक्स लगता था पहले। तो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी, क्यों? क्योंकि वही है, उन्हें वॉर के लिए पैसे चाहिए था। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब जब जितने साल वॉर चली तब प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ लाए, मतलब 1913 और 1918 में आपको पता है कि प्राइजेस कैसे डबल हुए, जिससे जितने भी कॉमन लोग थे या जितने भी पुअर लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फोर्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद 1918 और 1919 में एंड देन 1920 to 21 में कई सारे इंडिया के पार्ट्स में क्रॉप्स फेल हुई, जिससे फूड की शॉर्टेज आ गई और ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया। ये बेसिकली एक बीमारी होती है, ठीक है। पैंडेमिक आपको पता है, जैसे कोविड एक पैंडेमिक था जो एकदम फैला था पूरे देश भर में, लेकिन बच्चों एपिडेमिक होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे चल रहा हो, ठीक है, वो हमारा होता है एपिडेमिक। तो उधर इंडिया को सामना करना पड़ रहा था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का, ठीक है। और अगर हम बात करें 1921 के सेंसस की, तो उसमें आप मानो 120 से 130 लाख लोग मारा गया था, क्योंकि एक तो एपिडेमिक चल रहा था और ऊपर से फेमाइंस, लोगों के पास खाना नहीं था, ठीक है। तो लोगों को लग रहा था दैट उनकी जो हार्डशिप्स है, उनका जो स्ट्रगल है, ये तब एंड हो जाएगा जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी के बीच एक नया लीडर आया जो कि स्ट्रगल के लिए एक नया मोड बताते, स्ट्रगल के एक अलग वे बताते हैं, और वो लीडर थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया दैट इफेक्ट्स क्या हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहला क्या है दैट इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सर्ज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी। नेक्स्ट एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर कॉमन पीपल बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये भी लिखना, प्राइजेस वर ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, क्रॉप फेलियर एंड बस ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जैन 1915 में आए साउथ अफ्रीका से। जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे। अपार्थाइड ये होता है एक ऐसा सिस्टम जो काले और गोरे के बीच भेदभाव करता है, तो वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि इंडिया में इतने सारे स्ट्रगल्स हो रहे हैं, तो वो इंडिया आ जाते हैं। उन्हें लगता है दैट इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आते हैं, जैन 1915 में। कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में किसके लिए लड़े थे, रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ, ठीक है। और उनका क्या मेथड था, मास एजिटेशन का, जिसे वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह क्या होता है, सत्य मतलब क्या होता है, सच। उसके बाद ग्रह मतलब क्या होता है, डटे रहना। तो सत्याग्रह था सच पर डटे रहना।
वो बिलीव करते थे दैट अगर आप सच्चे हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता एंड दुश्मन को, ऑपरेसर को आपके आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। सो वो सत्याग्रह के मेथड पे विश्वास रखते थे और ये बिलीव करते थे कि ट्रुथ में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, सो वो कहते थे दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आपका स्ट्रगल ट्रू है, अगर आप ऑनेस्ट हो एंड अगर जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स इज़ नॉट नेसेसरी लड़ने के लिए, यू कैन विन इट विदाउट फिजिकल फोर्स ऑल। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो लोगों को इसी चीज़ के लिए इनकरेज करते थे दैट फिजिकल फोर्स भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं दैट इस के बाद महात्मा गांधी किस पे बिलीव करते थे? धर्म ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, वही चीज़ है कि अगर आप नॉन वायलेंस करोगे, अगर आप वायलेंस नहीं करोगे, यही एक ऐसी चीज़ है जिससे जितने भी इंडियंस हैं वो यूनाइट हो सकते हैं, एक साथ जुट सकते हैं और ब्रिटिश को भगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जब इंडिया में महात्मा गांधी जी आए तो पहले तो वो जगह देश भर घूमे ये देखने के लिए सत्याग्रह की कहाँ ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स जानी। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स की डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, तो वो 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स के लिए ये बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, ध्यान रखो। केक, सी फॉर चंपारण जगह है बच्चे, ए फॉर अहमदाबाद एंड के फॉर खेड़ा। ये हमारी 3 जगह थी जिस पे गांधी जी ने सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स किए थे। सो इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने 3 लगातार सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स किए। जैसे 1917 में वो गए चंपारण में, जो कि बिहार में है, जहाँ पर वो पीजेंट्स को इंस्पायर कर रहे थे, पीजेंट्स को एनकरेज कर रहे थे कि ये जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा है ना, प्लांटेशन सिस्टम आपको पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक बड़ा सा लैंड का एरिया होता है, एक हॉट कंट्री मान लो, जहाँ पर उधर टिया कॉटन भी ग्रो होती है। ठीक है, तो बेसिकली 1917 में वो इंस्पायर कर रहे थे बिहार के पीजेंट्स को, चंपारण के पीजेंट्स को, कि तुम जितना ये ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ लड़ो। उसके बाद 1917 में ही एक और सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं जिसमें जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि गुजरात में आती है, उधर भी पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब बच्चों, उधर क्रॉप फेलियर हो गया था प्लेग नामक बीमारी से। ये होती है जो रैट्स में, रोडेंट्स में पड़ जाती हैं। तो रैट्स और रोडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर कोई खाना है, ठीक है, उस पर कोई कॉकरोच जो है वो उसके ऊपर से होके चले गया, तो क्या आप उसे खाना चाहेंगे? नहीं। सिमिलरली बच्चे, जो रैट्स और रोडेंट्स हैं उन्हें बीमारी हो गई थी प्लेग, और जो रैट्स और रोडेंट्स हैं उनकी क्रॉप खा गए थे, तो वो क्रॉप जो है नहीं बेची जा सकती थी, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो पीजेंट्स है खेड़ा के, वो रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू हमेशा हाई रखती थी क्योंकि उसे वॉर लड़नी थी। और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद भी गए, उधर भी एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे अपने ओनर से। अब हम पढ़ेंगे रोल अटैक। रोल अटैक क्या है बच्चों? गांधी जी की लगातार जब एक के बाद एक सत्याग्रह मूवमेंट चल रहे थे, तो गांधी जी 1919 में डिसाइड करते हैं एक रोल अटैक पास किया जाता, क्योंकि बच्चे गांधी जी जब एक के बाद एक सक्सेसफुल हो ही रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाती है दुखी, उसे लगते हैं और डेवलपमेंट ना आ जाए और जो हमारे खिलाफ ना हो जाए लोग, इसलिए वो रोल अटैक पास करती है 1999 में। और ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, एक ऐसी काउंसिल जिसमें ब्रिटिश के भी मेंबर्स थे, इंडियन के भी मेंबर्स थे, और ऑल दो गवर्नमेंट के पास इतनी एनॉर्मस पावर्स थी, बहुत ज़्यादा पावर्स थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते हैं, लेकिन इस एक्ट ने और ज़्यादा पावर दे दी थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पहले होता था कि अगर वो किसी भी सत्याग्रही को दबाना होता था तो उन्हें जेल में डालना होता था, तो बच्चा 2 साल के मतलब वो कोर्ट में जाते थे। लेकिन इस एक्ट में कुछ ऐसा था कि उन्हें एक ट्रायल की भी ज़रूरत थी, वो कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, सीधा 2 ईयर्स के लिए वो जेल हो जाएगा। तो इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे, तो इंडियन मेंबर्स ने तो मना कर दिया, बट स्टिल ये रोल अटैक पास किया गया उनके मना करने के बावजूद भी। सो महात्मा गांधी जो थे उन्हें एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चाहिए था इन अनजस्ट लॉस के खिलाफ, जिससे ख़त्म हो सके लॉस। तो इसलिए वो 6 अप्रैल को एक हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब
इससे पहले हम आगे बढ़े, आपके लिए फटाफट से क्वेश्चन है, ये आप करिए, कमेंट्स में आंसर बताइए। सो क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेस का कमी है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। दैट गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन विच प्लेसेस। ये आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट कौन कौन सी प्लेसेस में लॉन्च किए। ठीक है, तो आप, आई होप आप इसको कमेंट में आंसर दे देंगे। ओके, सो गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक हड़ताल कर दी, जहाँ पर वो पता क्या कहते थे कि तुम ना इनके साथ काम करना ही बंद कर दो, तुम इनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना ही बंद कर दो। तो क्या हुआ बच्चा, कई सारी सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, जितने भी रेलवे के वर्कशॉप्स के वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स बंद हो गई, एंड जितने भी रेलवे लाइंस थी, टेलीग्राफ की लाइंस थी, वो डिसरप्ट हो गई क्योंकि वर्कर्स ही स्ट्राइक पे चले गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोचा नेशनलिस्ट को दबाने के लिए, उन्हें सप्रेस करने के लिए, जो कि बहुत वायलेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहला तो लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई लीडर आ जाता है, या आप ऐसे इमेजिन करो कि एक क्लास में आए हो जहाँ आप किसी को नहीं जानते, लेकिन तभी आपको उधर बेस्ट फ्रेंड आ जाए, तो आप भी एकदम शेर से बन जाते हो, आप भी एकदम बोलने लग जाते हो, हंसने लग जाते हो। सो सिमिलरली अगर उधर दिल्ली में महात्मा गांधी एंटर करते थे तो वर्कर्स के अंदर और जोश आ जाता और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते। सो महात्मा गांधी की एंट्री जो है रुकवा दी गई दिल्ली में, और 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस ने एक ऐसा वायलेंस क्रिएट किया जो कि आज तक हिस्ट्री में लिखा गया है। सो 10 अप्रैल को बच्चे बैंक्स में अटैक हुआ, पोस्ट ऑफिसेज में अटैक हुआ, रेलवे स्टेशन में अटैक हुआ, मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। जनरल डायर ने मार्शल लॉ को इम्पोज किया, जहाँ पर वो कहते हैं दैट अब पूरी पावर जो है कंट्री की, पूरी पावर किसी भी जगह की, वो आर्मी के हाथ में इंस्टेड ऑफ पुलिस, और जनरल डायर ने अपने हाथ में ले ली कमांड। तो 13 अप्रैल को जो फेमस जलियांवाला बाग का मसैकर इंसिडेंट है वो हुआ, और उस दिन बच्चे जलियांवाला बाग में काफ़ी लोग गैदर हुए थे, अराउंड 400 to 500 लोग गैदर हुए थे। सबसे पहले तो बच्चे विसाखी का मेला था उस दिन, जो एनुअल मेला होता है, और दूसरा क्या था कि कुछ भी लोगों को डिस्कस करनी थी, ब्रिटिश के खिलाफ अपना डिस्कशन करना था। ठीक है, सो अब कुछ लोग ऐसा होता है ना कि सिटी के बाहर से आते हैं सिर्फ मेला अटेंड करने, सो उन्हें नहीं पता था, विलेजर्स को ये नहीं पता था, और जनरल डायर ने मार्शल एक्ट एकदम चुपके से इम्पोज किया था। सो जलियांवाला बाग में जनरल डायर एंटर कर जाते हैं, वो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स को बंद करवा देते हैं, एंड बच्चों ने 2 सेकंड का टाइम देते हैं कि तुम फटाफट जाओ, भाग सकते हो तो। लेकिन जब उन्होंने एंट्री ही रुकवा दी, एग्ज़िट ही रुकवा दी, और जलियांवाला बाग की वॉल्स इतनी बड़ी बड़ी है कि कोई उनको टाप नहीं सकता, तो विद इन सेकेंड वो ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे 100 लोग मरे, हंड्रेड्स ऑफ लोग जो है वो मरे। और बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों में दहशत पैदा करना, जो सत्याग्रह इसके मन है उसमें दहशत पैदा कर देना। तो जैसे ही जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ है स्प्रेड हुई, तो जितने भी क्राउड्स हैं, जो गलियाँ होती हैं स्पेशली नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, गलियाँ भर गई, क्योंकि लोग दोबारा स्ट्राइक्स पे चले गए, पुलिस के साथ उनकी क्लैशेज होने लग गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लग गए, और गवर्नमेंट ने भी पूरा सप्रेस किया, ब्रूटल रिप्रेशन के साथ उनको जवाब दिया। जहाँ पर उन्हें सत्याग्रह को फोर्स किया जाता तो तुम ज़मीन पर अपनी नाक रख दो, क्रॉल करो, ठीक है, स्ट्रीट्स पे क्रॉल करो, एंड जितने भी साहिब से उन्हें सलाम करो, उन्हें सैल्यूट करो, एंड लोगों को विलेजेस से उठवा लेते थे। तो काफ़ी वायलेंस उन्होंने किया। ठीक है, सो इस वायलेंस को देखते महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कर दिया बंद, इस मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो ये रॉलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस मूवमेंट रहा है, लेकिन स्टिल ये कुछ ही सिटीज़ और कुछ ही टाउन्स में था। तो महात्मा गांधी को अब लग रहा था दैट उन्हें अब तो एक बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा जिससे ब्रिटिश थोड़ा डरे, लेकिन वो कहते थे दैट ये ऐसा मूवमेंट होएगा ही नहीं कभी अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे। वो बिलीव करते थे दैट हिंदूज़ और मुस्लिम्स की यूनिटी ही ब्रिटिश को हमारे देश से भगाएगी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा, और उसके बाद उनके दिमाग में आया खिलाफत इशू। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, सो देयर वर वेरी रूमर्स दैट एक पीस ट्रीटी, एक वेरी हार्श पीस ट्रीटी है जो कि ऑटोमन एम्पायर पे लगाई जा रही है। अब सी मुस्लिम्स का ना हेड है,
मतलब जिन्हें वो बहुत मानते हैं, दैट इज़ खलीफा, जो स्पिरिचुअल हेड है उधर का, ठीक है। तो अब उनके ऊपर क्या लगाई जा रही थी, ट्रीटी लगाई जा रही थी। तो टू बाइंड मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ एक साथ गांधी जी ले लेते हैं इसे बहुत ज़्यादा सीरियस, और वो क्या करते हैं दैट वो खलीफा के साथ मिलके और अब खुद मतलब महात्मा गांधी एक खिलाफत कमेटी बनाते हैं बॉम्बे में मार्च 1999 में, जहाँ पर जो थे अली ब्रदर्स जो थे, दैट वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं इस इशू के बारे में। तो गांधी जी से अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि कैसे मुस्लिम्स और हिंदू को एक साथ लेके जा सकते हैं। सो देयरफॉर जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी कैलकाटा में, सितंबर 1920 की बात है, तो वो कन्विंस कर लेते हैं बाकी लीडर्स को कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिससे वो खिलाफत भी को भी सपोर्ट करेंगे एज वेल एज फॉर स्वराज। now स्वराज क्या होता था, स्वराज मतलब होता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सी पूर्ण स्वराज भी आप आगे चल के पढ़ोगे तो उसका मतलब होता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण तरीके से। लेकिन स्वराज मतलब होता है वीकली इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। सो स्वराज मतलब हो गया स्वराज, स्व मतलब सेल्फ और राज मतलब रूल, सेल्फ रूल, ठीक है। तो अब उन्हें क्या चाहिए था, खिलाफत इशू ले लिया तो उन्होंने अपने हाथ में, एज वेल एज उनके लिए एक फाइट थी स्वराज के लिए भी। सो अब अपनी महात्मा गांधी जी ने अपनी फेमस बुक दैट इज़ हिंद स्वराज में, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, बताया था कि ये ब्रिटिश हमारा इंडिया तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम कॉपरेट करना बंद नहीं करेंगे। वो इंडिया में अभी तक इसलिए क्योंकि हम कॉपरेट करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। हम उनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हम उनके कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, हम उनके स्कूल्स में काम कर रहे हैं। तो गांधी जी जो है ना, वो सबसे पहले उन्होंने लोगों को ये कहा कि जो टाइटल्स मिले हुए हैं ना आपको, जो गवर्नमेंट ने दिए, सबसे पहले तो इसे सरेंडर कर दो, क्योंकि जो अमीर घराने के लोग होते थे उन्हें ये टाइटल्स काफ़ी अच्छे लगते थे, इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है उन्हें देती थी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये टाइटल्स छोड़ दो, नेक्स्ट सिविल सर्विसेज में जाना बंद कर दो, पुलिस की मतलब पुलिस में तो है नहीं लेकिन आर्मी में है, कोर्ट्स में है, काउंसिल्स में है, वो छोड़ दो, स्कूल्स छोड़ दो, फॉरेन गुड्स को यूज़ करना छोड़ दो। एंड अगर गवर्नमेंट जो है वो एक रिप्रेशन लाती है, दोबारा रिप्रेस करने की कोशिश करती है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा। तो नॉन कॉपरेशन में गांधी जी क्या कहते हैं, जो टाइटल्स त्याग दो, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, ये सब त्याग दो, फॉरेन गुड्स त्याग दो, एंड अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है तो फुल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी और शौकत अली जो है वो जगह जगह घूमते हैं 1920 की समर तक, जहाँ पर वो सिर्फ पॉपुलर सपोर्ट चाह रहे थे, उन्हें जैसे तैसे करके सपोर्ट मिल जाए। एंड जो कांग्रेस है बच्चे वो खुश नहीं थी इससे, ये जो जितनी भी चीज़ें चल रही थी। सो उन्हें लग रहा था दैट, कांग्रेस को लग रहा था दैट ये मूवमेंट दोबारा वॉयलेंस में क्रिएट हो जाएगी। तो सितंबर और दिसंबर के बीच में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा मतभेद आ गई थी। तो स्टिल गांधी जी ने कन्विंस कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। सो आगे बढ़ते हैं, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखो, जहाँ पर स्वराज की डिमांड रखी गई थी, स्वराज को मिला के प्लस खिलाफत इशू को बना के बच्चे क्या बना था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक साथ काम कर रहे थे। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जैन 1921 में लॉन्च हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको समझ में आ गया, जहाँ पर स्वराज था और खिलाफत इशू था। अब हम आ गए नॉन कॉपरेशन से वायलेंस हो गया, अब हम किसकी तरफ आ गए थे बच्चे, एक नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की तरफ, ठीक है। कई सारे सोशल ग्रुप्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर एक का डिफरेंट मोटिव था पार्टिसिपेट करने का, और हर एक के लिए स्वराज का मतलब बच्चे अलग था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया तो उनका मेन मोटिव क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट से छुटकारा पाना। तो उनके लिए स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस होते हैं। तो इंडिपेंडेंस क्या था, क्यों नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट से इंडिपेंडेंस मिला। कुछ लोगों का ब्रिटिश था, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मतलब था स्वराज का, ठीक है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ जहाँ पर मिडिल क्लास ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने वो स्कूल छोड़ दिए जो ब्रिटिश कंट्रोल करती थी, कॉलेजेस छोड़ दिए, इवन टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, जितने भी काउंसिल इलेक्शंस थे वो बॉयकॉट कर दिए गए। लेकिन
जितनी भी पार्टी थी वो सारे उन्होंने सबने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शंस एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी, क्योंकि ये ऐसी पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स की थी एंड ये इन्हें सिर्फ कुछ पावर चाहिए थी, पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, क्योंकि ये ब्राह्मण्स की पार्टी नहीं थी ना, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन्हें बस पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, क्योंकि इन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो ब्राह्मण्स को दिया जाता, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, इसलिए इन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या इफेक्ट्स रहे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, जितनी भी अल्कोहल की शॉप्स थी वो उधर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उधर नहीं जा रहा। अब जैसे होली का दहन होता है तो आप देखते हो गलियों के बाहर कैसे आग लगती है बड़ी बड़ी, है ना, लोरी पे देखते हो आप, तो सिमिलरली फॉरेन क्लोथ को बॉन्ड फायर्स में जलाया जाता था। जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का वो 1921 से लेकर 22 के बीच हाफ हो गया था, क्योंकि उसकी वैल्यू ड्रॉप हो रही थी, क्योंकि कोई इम्पोर्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, और जैसे ही जो बॉयकॉट मूवमेंट है स्प्रेड होता गया तो लोग जो है ये जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स आते हैं वो ऑल्दो सस्ते आते हैं लेकिन उन्होंने उसे पहनना बंद कर दिया। ठीक है, वो सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनते थे। अब इसमें क्या हुआ, ये मूवमेंट धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो गया। अब इसके दो रीजंस थे, अगर आपसे पूछा जाएगा मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हो गया तो इसके दो रीजन थे। सबसे पहले तो बच्चा इंडियन क्लोथ्स में आता था खादी क्लोथ, जो कि नॉर्मल क्लोथ से जो ब्रिटिश बनाती थी उससे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था, क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता था, तो जितने भी कॉमन पीपल है या पूरे पीपल है वो उसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। तो सबसे पहला तो रीज़न ये था। और नेक्स्ट था कि ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। आप खुद ही बताओ, उन्होंने सब छोड़ दिया, कोर्ट छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, पुलिस की पोजीशन छोड़ दी, सब छोड़ दिया, तो अब वो जाएंगे कहाँ? ऐसा तो था नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और वो सेटअप हो रहे थे जिसके लिए बहुत टाइम लगता था, इतने वो क्या करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दोबारा गवर्नमेंट स्कूल्स में आ गए, लॉयर्स ने अपनी पोजीशन दोबारा ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। सो अगर हम सिटीज़ से बात करें तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है सिटीज़ से लेकर गाँव में भी काफ़ी स्प्रेड है, वो कंट्री साइड में भी स्प्रेड हुआ। इसमें हमें पीजेंट्स और ट्राइबल्स के स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अवध में एक बाबा रामचंद्र जो कि बहुत फेमस थे, एक ऐसे सन्यासी जो कि फिजी गए थे। अब क्या होता था ना, कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो लोगों को भेजा जाता था, 1 साल है तो 1 साल में वो कुछ भी करवा सकते हैं, उन्हें अपने घर नहीं जाना, ये होता था। तो बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे जो कि फिजी में गए थे एज एन इंडेंजर्ड लेबर या एज ए बॉन्डेड लेबर, तो उन्हें पूरी हालत पता थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी। जब वो आए थे ना बड़े गुस्से में थे। ठीक है, तो जब वो गांधी जी को नॉन कॉपरेशन वो ये मूवमेंट करते हुए देखते हैं तो उन्हें भी लग रहा था कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन ये मोमेंट वैसे पीजेंट ने किया था। ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं प्रॉब्लम को तो वो देखते हैं ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट होना चाहिए, ताल्लुकदार्स के अगेंस्ट होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो कि नीचे दिखाते हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ होना चाहिए। पीजेंट्स को बेगर करवाते हैं। बेगर एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर आपको काम तो करवाए जाते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, एंड पीजेंट मूवमेंट में यही था कि उन्हें रिवेन्यू में रिडक्शन चाहिए थी, बहुत ज़्यादा हाई रिवेन्यू लेते थे, बेगर की प्रैक्टिस को अबॉलिश करना था। और ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स सोशली भी बॉयकॉट करते हैं ना, इकोनॉमिकली तो होता ही है, मतलब उन्हें हाई रिवेन्यू का, लेकिन सोशली बॉयकआउट करते। कास्ट सिस्टम भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है इंडिया में। ठीक है, उससे उन्हें छुटकारा चाहिए था। तो कई सारी प्लेसेस में नाई होते थे। नाई कौन होते थे? बार्बर्स होते थे। धोबी होते थे। धोबी तो आपको पता ही है जो कपड़े धोते हैं। ठीक है, उनसे कहा गया है कि तुम लैंडलॉर्ड को सर्विस पे मत करो। ठीक है, और अक्टूबर तक आते आते एक और किसान सभा बनाई गई जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे, उन्होंने वो बनाई थी। क्योंकि 1920 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू ना विलेजेस में जाने लग गए थे, अवध के विलेजेस देख रहे थे। ठीक है, तो तब उन्होंने जब प्रॉब्लम देखी तो तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ बाबा रामचंद्र के साथ ये ये सभा बनाई। ठीक है, वो थे बाबा रामचंद्र थे और कुछ और लोग थे। ठीक है, और 1 महीने के अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेस सेट हो गई थी इस रीजन के अराउंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस मूवमेंट में का क्या रीज़न था कि ये मूवमेंट फेल हुआ? तो देखो बच्चे, 1921
1921 में जो हाउसेस थे तालुकदार्स के, मर्चेंट्स के, उनमें अटैक किया गया, ग्रेन्स को चोरी कर लिए गए, बाज़ार में लूटपाट की एंड लोकल लीडर्स ने ना ये अफवाह फैला दी। लोकल लीडर्स पीजेंट्स को कहने लगे कि गांधी जी ने कहा है कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुअर में। तो गांधी जी का नेम लिया जा रहा था फालतू की चीज़ों में, बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो बेसिकली र्यूमर्स फैल रहे थे, ठीक है। नाउ अब इधर आ जाता है गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो देखो, एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था अर्ली 1920s में, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। चैप्टर 4 जो हमारा ना क्लास 9th का था कि फॉरेस्ट वाले में, कि क्या क्या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपना काम किया, कैसे वो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी एंटर इंडियंस की। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लोज़ कर दिया, कहा कि तुम लोगों को मना कर दिया कि तुम इधर एंट्री नहीं कर सकते। और लोग जो है वो थक गए थे फोर्स्ड बेगर में काम कर करके, रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर करके। सो इसलिए ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट बच्चे स्प्रेड हुआ था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलूरी सीताराम राजू के बारे में, ठीक है। तो हम ये कहते थे दैट इनके पास ना स्पेशल पावर्स हैं। क्या कहते थे? स्पेशल पावर्स है कि ना जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है वो कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं। अगर इन पे गोली लग गई तो तब भी ये नहीं मरेंगे, ठीक है। एंड कहते थे गॉड का सिंबल है। एंड लोगों को कहते थे कि जो गांधी जी कह रहे हैं ना कि खादी पहनो, ड्रिंकिंग को गिव अप करो, ये बिल्कुल ठीक है, गांधी जी को सपोर्ट करते थे। लेकिन उसी टाइम पे ये कहते थे दैट इंडिया तभी फ्री होएगा जब कोई फिजिकल फोर्स लगेगी। नॉन वायलेंस का तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है। तो अब उनसे इंस्पायर होकर वो क्या कर देते हैं, लोग पुलिस स्टेशंस पे अटैक कर देते हैं, ब्रिटिश के ऑफिसर्स को मारने की कोशिश करते हैं। एंड इस मूवमेंट को आगे लेते जाते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश ने फाइनली फाउंड किया कि इनके पीछे हाथ किसका है, और जब वो देखते हैं एलूरी सीताराम राजू का हाथ है, तो उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। 1924 में फांसी दे दी जाती है। लेकिन अभी भी आज लोगों के लिए वो फोक हीरो है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वराज इन दी प्लांटेशंस। सो अगर हम बात करें प्लांटेशन वर्कर्स की, तो स्वराज का मतलब क्या होता है कि वो कहीं भी घूम पाए, ठीक है। वही चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले को, उनके पास इतनी भी परमिशन नहीं थी बच्चे कि वो आसपास घूम पाए। सो सबसे पहले मैंने पढ़ा है कि वर्कर्स के लिए क्या था स्वराज का मतलब। अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था? उनके लिए क्या था? सिर्फ राइट टू मूव फ्रीली, ये उनके लिए मतलब था इसका। और वो उस विलेज के साथ कॉन्टैक्ट रख पाए जहाँ से वो आए हैं, ठीक है। तो जब ये लैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था 1859 में, तो प्लांटेशन वर्कर्स को कहा गया था तुम टी गार्डन्स नहीं छोड़ सकते विदाउट परमिशन, तुम्हें हमारी परमिशन ही लेनी पड़ेगी। और जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सुना, तो उन्हें लगा दैट गांधी जी हमारे पास भी आएंगे, हमारी भी मदद करेंगे। तो जोश में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं वो उन प्लांटेशंस को छोड़ देते हैं, अथॉरिटीज़ को डिफाई कर देते हैं एंड घर की तरफ निकल जाते हैं। वो निकले तो सही, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन पे कभी पहुँचे ही नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था दैट गांधी राज आ रहे हैं। लेकिन अभी वो उनके हिस्से में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम रेलवे रिस्ट्रिक्ट की जा रही थी, ठीक है। सब कुछ रोक दिया गया था, रेलवे लाइंस भी तो डिस्टर्ब हुई थी, और उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी। और बीच में ही उनके घर के रास्ते के बीच ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया एंड उन्हें बहुत ज़्यादा पिटाई भी लगाई। लिखा हुआ है ब्रूटली बीटन। अब आपके लिए बच्चे एक क्वेश्चन है, या आप कमेंट में आंसर देंगे इसका, दैट व्हाट डज स्वराज मीन फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। दैट स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था। अब इसका अगर मैं ऑप्शन दूँ तो ऑप्शन सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। वीडियो को पॉज कर लिएगा, मैं ऑप्शन देती हूँ। अब सबसे पहला है राइट टू मूव फ्रीली, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। बी है रिटेनिंग लिंक्स with the village they come from।
कम फ्रॉम, सी है बच्चा बोथ, एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, एंड जो सबसे अच्छा आंसर होगा, सबसे सही आंसर होगा, और उसको मैं पिन करूँगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फेब 1922 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी रोक देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था दैट ये जो मूवमेंट है कई जगहों में काफ़ी वायलेंट हो रहा है, एंड सत्याग्रह को भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो कोई भी कदम उठा पाए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इधर आ गए ना। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि कैसे जगह जगह पे नारे लग रहे थे स्वतंत्र भारत की गांधी जी के नाम पे। ठीक है, फेब 1922 में महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कई जगह मूवमेंट वायलेंट हो रहा है, एंड सत्याग्रह को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इससे पहले वो किसी भी मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो। ठीक है, तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू एक स्वराज पार्टी बनाते हैं मिलके कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उन्हें अब काउंसिल पॉलिटिक्स वापस चाहिए थी। ये वो लीडर्स थे जो अब थक गए थे। ठीक है, अब उन्हें क्या चाहिए था, वो कहते थे पहले पॉलिटिकल इक्वलिटी तो ले आओ, तो उन्होंने भैया अपनी स्वराज पार्टी बना ली। ठीक है, वेरा जो यंग लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो कह रहे थे अभी भी उन्हें एक काफ़ी बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट चाहिए था और फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अब देयर वर टू फैक्टर्स जिसने शेप किया इंडियन पॉलिटिक्स को टुवर्ड्स लेट 90s। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपको पता है कि 1928 में कैसा डिप्रेशन आया था, यूएसए की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई थी, 9 में पड़ा था, और सबसे ज़्यादा जर्मनी हिट हुई थी। अब यूएसए जो कि सबको पैसे देता था, एक ऐसा कंट्री बन गया था जो कि अब सबसे पैसे लेने लग गया था। ठीक है, तो अब बच्चे यूएसए जो था ना, उधर काफ़ी अच्छी जॉब्स थी, तो वो ना एक्सपोर्ट करवाता था, इंडिया से लिया करता था या बाकी कंट्री से लिया करता था जितना भी छोटा छोटा सामान होता था, राइस बीट। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो ख़रीदे, तो वो अपने ही देश में उगा रहा था। तो एग्रीकल्चर की डिमांड जो है वो काफ़ी लो हो गई, और कंट्री साइड काफ़ी टर्मोइल आ गया, क्योंकि वो विलेजेस में एग्रीकल्चर की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उधर ज़्यादा ग्रोथ है, तो उनको बहुत दिक्कत आई, और एग्रीकल्चर के प्राइजेस भी गिर गए। तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट था। नेक्स्ट हमारा रीज़न था बच्चा साइमन कमीशन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मोदी रूल कर रहे हैं तो मोदी को हम क्या कहेंगे, मोदी गवर्नमेंट। सिमिलरली बच्चा, उस टाइम पे टोरी रूल कर रहा था, तो उधर टोरी गवर्नमेंट कह दिया गया ब्रिटेन में, जहाँ पर वो साइमन कमीशन बनाते हैं। तो उनके पास अकेली प्रॉब्लम क्या थी उस कमीशन में, दैट कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये जो कमीशन है, जब इंडिया आया 1928 में, तो लोग ना नारे लगा रहे थे किस चीज़ के, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो जितनी भी पार्टीज थी इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वो इस डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट कर रही थी। क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। और जो वाइसरॉय इरविन है, लॉर्ड इरविन है, वो अक्टूबर 1929 में इंट्रोड्यूस कर देते हैं डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। अब जब लोग इतने नारे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है काफ़ी रो रहा है, आप अगर आपको उसकी पसंदीदा चीज़ दे दो तो वो खुश हो जाएगा। तो सिमिलरली बच्चे, हमारी कंट्री में आ गया था गुस्सा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लॉर्ड इरविन ने कहा चलो चलो ठीक है, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे ही देंगे। लेकिन कांग्रेस लीडर्स अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्हें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ठीक है, सो जो लाहौर का सेशन होता है दिसंबर 1929 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्मलाइज किया, बनाया जो डिमांड थी पूर्ण समाज की या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जहाँ पर वो कहते हैं हम अगले महीने तक, हम जैन 1930 तक इंडिपेंडेंस पालेंगे और इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ हुई ना, ये मद्रास 1928 में जो पूर्ण स्वराज की बात हुई, ठीक है, वो सिर्फ बोली गई थी असेंबली में, लेकिन अनाउंस कब हुई, दिसंबर 1929 में, जब लाहौर की मीटिंग चल रही थी। तो आगे का जो कि है वो सॉल्ट मार्च वाला, वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो हम करेंगे अगले पार्ट में। होप आपको समझ में आया होगा, एंड नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डू चेक इट आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।